नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन तरीके से चल भी रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के 30 से 40 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 30 से 40, 30 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, 38 भी हो सकते हैं या 40 भी हो सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम का पेपर यानी कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अगर उठा के देखोगे तो वहां पर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और एग्जाम देने से पहले आपको इन क्वेश्चंस को समझकर एक बार कम से कम पढ़कर जाना है। अगर आपको इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप पढ़ लेना। ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ भी रही हैं एक साल से, तो आपको कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पहले से ही पता होंगे, तो उनका आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको पहले से पता उनका आप रिवीजन कर लेंगे, जो नहीं पता उनको आप पढ़ लेंगे, नोट करके एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आई इस चीज़ को? तो प्लीज़ बच्चों, इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके 1 बाय 1 करके आप ध्यान से समझ लेंगे। और बात आती है सर हमें इस क्वेश्चंस का PDF चाहिए। PDF कई बच्चों को इसका PDF चाहिए। तो बच्चों मैं आपको एक बता देता हूँ एक चीज़, एक आपको मैं कोड दे रहा हूँ। ये कोड अगर आप फॉलो करके इस कोड को ऐड करके आप इंस्टाग्राम पर हमें DM कर देते हैं तो आपको इन क्वेश्चंस आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उनका PDF जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट किसी चार्ज से आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। कोड क्या रहेगा? PH5 रहेगा। PH5 अगर आप कोड लगा के इंस्टाग्राम पर आप हमारे पास DM कर देते हैं, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। वहाँ पर आप अगर हमें PH5 करके कमेंट कर देंगे, हम आपको इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा देंगे। इसका कोई भी चार्ज, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या, इसे ध्यान से समझो। कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो देखो बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, ऐसा अगर आपसे बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर में, 1 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। समझो, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, वह ऐसा वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो आयनों से टकराते हुए, आयन जो है उनसे टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, देखो आयनों से टकराएंगे और बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो है उसके प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। किसके सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं? धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। उसे अपवहन वेग या फिर अनुगमन वेग कहते हैं। आई होप समझ में आ गया। अनुगमन वेग को ही अपवहन वेग भी हम कहते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। कह रहा है धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए। देखो किनके किनके बीच? धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए, ठीक है। तथा इसके विशिष्ट चालकता का मात्रक लिखिए, यानी कि जो विशिष्ट चालकता है उसका मात्रक भी आपको निकालना है। तो देखो हम क्या लिखें? धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र के बीच में एक संबंध होता है। देखो विशिष्ट चालकता होती है जिसको हम रो से लिखते हैं, रो इक्वल टू होता है धारा घनत्व J अपॉन में वैद्युत क्षेत्र होता है, रो इक्वल टू होता है J अपॉन में E। एक सूत्र होता है, इस पर आपके न्यूमेरिकल भी बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका इसमें संबंध हो गया। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसके विशिष्ट चालकता का मात्रक लिखिए। देखो विशिष्ट चालकता जो होती है इसका मात्रक होता है कि देखो धारा घनत्व का आपको मात्रक पता होना चाहिए, तो धारा घनत्व अपॉन में विद्युत क्षेत्र के मात्रक से हम इसको भाग कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। देखो एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर और वोल्ट बटे मीटर हो जाएगा। इससे देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो 1 मीटर बचेगा। क्या बचेगा? ऊपर एम्पियर बचेगा, नीचे वोल्ट मीटर बचेगा। इस आंसर हो जाएगा, यही इसका मात्रक हो जाएगा। इसको आप लिख लेना, समझ लेना एक बार, ठीक है बच्चों। अगला देखो, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक बताइए। देखो जो आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है इसका अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो पद्धति है, SI पद्धति जिसे कहते हैं, उस पद्धति में आपको इसका मात्रक लिखना है। देखो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है, SI मात्रक जो होता है वो वेबर बटे मीटर स्क्वायर होता है, या इसी को न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी कहते हैं। इनमें से कोई आप एक याद रख लेना। मैं कहूँगा ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि बोर्ड के पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो आपको यही वाला लिखा हुआ ज़्यादातर मिलता है, ठीक है बच्चों। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा भी लिखिए। यानी कि जो वैद्युत विभव है, इस वैद्युत विभव की आपको परिभाषा भी बतानी है और इसकी विमा भी आपको बतानी है। यानी कि वैद्युत विभव होता क्या है और इसकी विमा बताओ। तो देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव
जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव जो है किसी धन परीक्षण आवेश को, कोई भी धन परीक्षण आवेश हो सकता है, उस धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो है, जो कोई भी धन परीक्षण आवेश हो सकता है, उसको अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य लाया गया है, तो उसमें एक एनर्जी खर्च होगी, यानी कि कार्य किया गया होगा। तो लाने में किया गया कार्य धन परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। जो धन परीक्षण आवेश है उसके मान की निष्पत्ति के बराबर होता है कौन? वैद्युत विभव। तो विभव इक्वल टू हो जाएगा V इक्वल टू होता है W/Q0। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है, और इस पर न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में आते हैं। अब देखो, अगर इसके मात्रक की बात करें तो W है, W कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और इन दोनों को वोल्ट से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम जूल बटे कूलाम या फिर वोल्ट भी हम लिख सकते हैं। इसकी विमा आपकी हो जाएगा mL⁻², T⁻³ A⁻1 होती है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट के रख लो, क्योंकि बोर्ड के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए। यानी कि ऐसा पृष्ठ, समविभव पृष्ठ क्या होता है, समझो ध्यान से। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, देखो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखो बच्चों, ये जो परिभाषा लिखी गई है, इसका मतलब यह है कि वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा पृष्ठ खींचा जाता है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है, उसे हम समविभव पृष्ठ कह लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई भी संधारित्र है, उस संधारित्र की प्लेटें हैं, उनके बीच में अगर हम कोई भी परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं तो इसकी जो धारिता है C है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगा? समझो। और एक क्वेश्चन लघुत्तरी में कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। देखो, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से, जो संधारित्र हैं उनकी प्लेटों के बीच में अगर आप कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख रहे हैं, तो इसके संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित, देखो इसके अंदर जो प्लेटें होती हैं उनके बीच में उपस्थित वैद्युत क्षेत्र, उनके बीच जो प्लेटें हैं उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र होगा। उस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी कि अपोजिट साइड में, एक नया आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। जो होता क्यों है? देखो, इसकी जो प्लेटें हैं, इसकी प्लेटों की जो सतह है, सतह जो होती है उस प्लेटों से विपरीत आवेश प्रेरित हो रहा है। विपरीत आवेश मतलब देखो अंदर की ओर, विपरीत दिशा में अंदर की ओर वो आवेश प्रेरित हो रहा है। प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। ये कहाँ से उत्पन्न होता है? प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है। इससे कारण होता क्या है? जो आपकी प्लेट्स हैं उनके बीच में जो विभवांतर है, विभवांतर V जो होता है उसका मान क्या है? घट जाता है। अब जब विभवांतर घट रहा है तो इसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाएगी, क्योंकि धारिता बढ़ेगी तो विभवांतर घटेगा, अगर विभवांतर बढ़ेगी तो धारिता घटेगी। और यहाँ पर होता क्या? विभवांतर घट रहा है, इसका मतलब धारिता बढ़ रही है। तो कोई भी परावैद्युत पदार्थ जो है अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच भर देते हैं तो इसकी धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, सो ध्यान से समझो। किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सावर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए। देखो, किसी धारावाही चालक है, उस चालक के कारण चुंबक क्षेत्र के संबंध में जो बायो-सावर्ट का एक नियम है उसका आपको उल्लेख करना है। तो देखो, बायो-सावर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इंपॉर्टेंट सूत्र है, न्यूमेरिकल इस पर बोर्ड के पेपर में काफी ज्यादा आता है, और मैं तो कहता हूं इसका जो डेरिवेशन है वो भी आप एक बार सिद्ध कर लें। अब देखो यहाँ पर μ0.45 है, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, μ0 निर्वात की विद्युतशीलता है, याद रखेंगे। ये सूत्र आपको याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में मिल सकते हैं। क्या है? डेल्टा V = μ0.45, I डेल्टा L जो है बहुत कम, डेल्टा L का मतलब होता है तीक्ष्ण लंबाई, और साइन थीटा अपॉन में r²। थीटा जो भी दिया जाएगा वो उसमें सूत्र दिया जाएगा, कितने एंगल है, ठीक है, डिग्री कितना है वो आपको दे दिया जाएगा, और इसके बीच की दूरी दे दी जाएगी। आप इसका मान जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आप चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो आप निकाल सकते हैं। अन्य चुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणु में क्या अंतर है? देखो, कुछ पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं, कुछ पदार्थ प्रतिचुंबकीय होते हैं। इनके पदार्थ जो होते हैं, इनके परमाणु जो होते हैं, जो एटम्स होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है? इनके परमाणुओं में अंतर क्या होता है? तो देखो, अन्य चुंबकीय पदार्थों के परमाणु स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। दो अन्य चुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनके परमाणुओं में क्या होता है? स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। जो अन्य चुंबकीय पदार्थ हैं इनके परमाणु में क्या होता है? स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणु का कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है।
जबकि होता क्या है, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है इनके परमाणुओं का कुल चुंबकीय आघूर्ण जो है वो क्या होता है, शून्य होता है, जीरो। याद रखेंगे। अनुचुंबकीय क्या होता है, अनुचुंबकीय जो भी पदार्थ है उनके परमाणुओं में जो स्थायी आघूर्ण होता है, स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, क्या होता है, स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो इसीलिए उन्हें अनुचुंबकीय होते हैं। जबकि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनके परमाणुओं का कुल चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो ही शून्य होता है, कुल ही शून्य होता है, और इसमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। वैद्युत क्षेत्र प्रेरण से में लेंज का नियम क्या है, देखो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो लेंज का नियम है, लेंज एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने लेंज नियम दिया था अपना। तो एक उन्होंने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंध में भी एक लेंज का नियम प्रतिपादित किया है। तो नियम है क्या, देखो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, कोई भी परिपथ है उस परिपथ में प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, या फिर उसमें जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, कि वो जो है वो उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, वो उसी कारण का विरोध करती है जिससे वो क्या होती है, स्वयं उत्पन्न होती है। यही लेंज का नियम कहता है, और इसे ही हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट नियम है, बोर्ड के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसीलिए बच्चों इन क्वेश्चन को आपको जरूर तैयार करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता बतानी है, उसकी परिभाषा, तीव्रता जो होती है उसकी परिभाषा बतानी है तथा इसका मात्रक भी लिखना है। और मात्रक आपको मैंने कई बार बताया है, क्योंकि मात्रक इसका जो है बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो मात्रक हम लोगों ने कई बार पता हो चुके हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। आई होप आप लोगों को याद भी होगा। देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे, एक वैद्युत क्षेत्र है उसमें किसी भी बिंदु पर रखे जो परीक्षण आवेश है उस पर लगने वाला बल, देखो F होता है, बल F होगा, तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। फिर एक बात समझो कि कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, कोई भी ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। E इक्वल टू एक सूत्र होता है F अपॉन में Q0, और इस पर न्यूमेरिकल बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका। अब देखो F का मान जो होता है, फोर्स किस में लगता है, न्यूटन में, आवेश का मात्रा कूलाम होता है, तो इसको न्यूटन प्रति कूलाम भी कह सकते हैं अथवा इसको वोल्ट मीटर भी कहते हैं, याद रख लेना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट मीटर बहुत कम आता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, किसी स्थिति में अक्षीय की स्थिति होती है कि निरक्षीय स्थिति होती है, तो कह रहा है कि निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका आपको व्यंजक लिखना है। तो देखो क्या होता है, ये होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में R क्यूब। मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, जो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां पर P जो है आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तथा R द्विध्रुव से प्रेरित बिंदु की दूरी है। जो P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है जो भी दिया जाएगा, परंतु R जो है उन जो द्विध्रुव है उससे प्रेरित बिंदु जो है उससे बीच की दूरी है। और बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आपको दिया गया है एक कांस्टेंट मान होता है, इसका मान होता है 9 × 10⁹। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं वहां पर आपको कई बार मैं इस चीज को बताता रहता हूं। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं याद है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सारी चीजें आप सीख जाएंगे। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम का उल्लेख कीजिए, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी है उसमें गॉस का जो नियम है, गॉस एक साइंटिस्ट है, उनके नियम का उल्लेख कीजिए। गॉस की प्रमेय भी आप इसे कह सकते हैं शॉर्ट भाषा में। ठीक है, गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ पर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है, जिसको फाई E से प्रदर्शित करते हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q0, Q जो होता है उसका F1/ε0 गुना होता है। यानी कि जो गॉस का नियम है, एक साइंटिस्ट है उन्होंने अपना नियम दिया, इस नियम के अनुसार क्या कहता है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, जिसको फाई E से प्रदर्शित करते हैं, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ के द्वारा जो परिबद्ध कुल आवेश है 1/ε0 गुना होता है। उस आवेश से क्या होता है, ε0 गुना होता है। तो इसके मतलब है फाई E जो है इसका मान हो जाएगा Q/ε0 गुना, Q × ε0 करेंगे तो Q ऊपर चला जाएगा, ε0 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ε0 क्या है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। देखो एकल गोलीय पृष्ठ जो होता है उस एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के जो अपवर्तन का सूत्र है वो लिखना है। और ये अपवर्तन का सूत्र इसलिए लिखवा रहा हूं कि अगर बोर्ड में इसका न्यूमेरिकल आता तो आप इसको इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो कोई भी अगर गोलीय पृष्ठ है तो एक गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है n/b माइनस 1/u होता है और n-1/r होता है। और वहां पर जो u है ये पृष्ठ से वस्तु की दूरी होती है, v जो होता है पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, जो v है ये पृष्ठ जो v होगा उससे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है वो v का मान होगा। जो यहाँ पर n दिखाई दे रहा है दो जगहों पर, n जो होता है पृष्ठ द्वारा पृथक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखो फिजिक्स के क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब जिन बच्चों ने बायोलॉजी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनको डाउट हो रहा होगा सर हम कैसे पास हो। और ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम का अपना एक अकाउंट है जिसको बता दिया, जिसका लिंक मैंने पहले बता दिया। वहाँ पर कई बच्चों ने हमसे कॉल करके कहा कि सर हमें डाउट हो रहा है हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो बच्चों उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए, और ऐसे कई बच्चे हो सकते हैं, तो मैंने ये सीरीज आपके लिए ला रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, बायोलॉजी के PDF नोट्स आपको मिलेगा। क्या होगा बच्चों, आपको PDF नोट्स दिए जाएंगे। अब इस PDF नोट्स में कई सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चंस आपको टिक करवा दिए जाएंगे कि आप अगर उतना पढ़ लेते हैं तो आप इजीली से पास हो जाएंगे। कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा अगर आप इस तरीके से पढ़ लेते हैं जो बायोलॉजी के नोट्स में दिया गया। अगर आप उतना तैयार कर लेते हैं, और ये बात मैं बच्चों यूपी बोर्ड की कर रहा हूँ, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं और तैयार कर लेते हैं तो मैं कहता हूं बायोलॉजी में आपको टेंशन नहीं लेना है। और इन बच्चों PDF को मैं फ्री भी पढ़ाऊंगा आपको अपने YouTube चैनल पर, बट इनके वीडियो तब तक मिलेंगे जब तक आपका एग्जाम हो जाएगा। डेली 1 से 2 वीडियो मिलेंगे, एक वीडियो में वो सारा सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो उन सभी PDF जो है आपका बायोलॉजी का PDF नोट्स हैं, अगर आप इन PDF नोट्स को चाहते हैं, इनका प्राइस तो था 199 रुपीज़ था, बट कई बच्चों ने कहा सर ये काफ़ी ज़्यादा है और मैं नहीं अफोर्ड कर पाता हूँ। फिर इस प्राइस को हमने आप लोगों के लिए 99 रुपीज़ किया, 99 रुपीज़ किया। फिर भी बच्चों ने कहा कि सर ये भी ज़्यादा है। तो बच्चों अब मैं दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के एंडिंग टाइम पर ओनली ऑन 29 रुपीज़ में। तो अगर आप लोग एक बार अपना आजमाना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आपने नोट्स बनाए हैं, फिर भी आप ले सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी। मैं खुद कॉल करके आपको बताऊँगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो अगर आप लोग इसके बायोलॉजी के PDF नोट्स चाहते तो ओनली 29 रुपीज़, एक बहुत ही छोटा अमाउंट है। इससे ज़्यादा बच्चों आप डेली खर्च कर देते हैं, एक कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और मैं जितना पेज खर्च किया है, जितने हैंड रिटन हुआ है, उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग एक बार पढ़ के देख सकते हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए वो आपको बता दिए जाएंगे, कैसे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो आप क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर आप हमें DM कर देंगे, सर हमें बायोलॉजी के नोट्स चाहिए, और वहाँ पर आप कोड लगाएंगे बायो 29, वहाँ पर आप एक कोड लगा देंगे बायो 29 करके, आप हमें कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊँगा आपको नोट्स चाहिए। वहाँ पर आपको एक QR कोड मिल जाएगा, उस पर आप अगर पेमेंट कर देते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं आपको एक व्हाट्सअप चैनल का, व्हाट्सअप जो है हमारा पर्सनल व्हाट्सअप है, उसका आपको नंबर दे दूँगा वहीं पर। वहाँ पर आप नंबर देकर आप हमसे उस नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको इसका PDF जो है इजली से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन एकदम बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर जिन भी बच्चों को लेना है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ, इस PDF में जो भी क्वेश्चन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे, बट वो तब तक पढ़ाएंगे जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रख लेना है। अगर आप एक बार में चाहते हैं तो आप एक छोटा सा अमाउंट है 29 रुपीज़ ओनली आप पे करके ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सीधे अपने क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। अगर कोई भी लेंस है, उस लेंस की जो फोकस दूरियां हैं वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो आपको बता दूं बच्चों, जो लेंस होता है उसका सबसे पहले आपको सूत्र पता होना चाहिए। देखो पतले लेंस के अपवर्तन का जो सूत्र होता है 1/f इक्वल टू होता है n-1 1/r1 1/-1/r2 होता है। इसके अनुसार हम देखते हैं लेंस की फोकस दूरी प्रश्नों की वक्रता त्रिज्या जो R1 R2 है इन पर भी निर्भर करती है, तथा पदार्थ के अपवर्तनांक और तथा प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती हैं। याद रख लेना, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, उन भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिससे प्रकाश के तरंगाग्र की पुष्टि होती है।
जो प्रकाश है उसके तरंग रूप की पुष्टि होती है। उन भौतिक घटनाओं को आपको बताना है जिन भौतिक घटनाओं के कारण प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग है, इसकी पुष्टि होती है। तो देखो, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना हो गई, इससे भी पुष्टि होती है। विवर्तन व ध्रुवण की घटनाओं के कारण विवर्तन व ध्रुवण घटनाएं हैं, इनके कारण, इनसे या घटनाओं से या घटनाओं के कारण प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। किससे किससे होती है? व्यतिकरण से, विवर्तन से, ध्रुवण घटनाओं से। इन सभी घटनाओं से, इन सभी कारणों से प्रकाश के तरंग रूप की पुष्टि होती है कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है। आई होप समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अगला आपका क्वेश्चन है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको बताना है अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता क्या है, फिर आपको इसका एक व्यवहारिक उदाहरण बताना है जहां पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बात होती है। तो देखो, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है। फिर समझो, कोई भी दो कुंडली है, उनके बीच में अन्योन्य प्रेरण गुणांक या इसी को अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहते हैं। ठीक है, संख्यात्मक रूप से, संख्यात्मक न्यूमेरिक रूप से, यानी कि नंबर, जो आपका नंबर होता है उसके रूप से, या संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की ग्रंथियां जो होती हैं उनकी संख्या के बराबर होता है जब दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। एक कंडीशन तब लागू होती है जो दूसरी वाली कुंडली है उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान हो 1 एम्पीयर। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका व्यवहारिक उदाहरण की बात करें तो ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली जो है उसमें आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाता है। समझ में आ गया ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में, जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम बताओ। जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग जो है, तरंगदैर्घ्य की तरंगे हैं, उनका आपको नाम बताना है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होती है कि तरंगे जो हैं जिनको रेडियो तरंगे कहते हैं, सबसे अधिक किसकी होती है? रेडियो तरंगों की होती है, तथा सबसे जो कम होती है वो गामा तरंगों की होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों की आवृत्ति जो होती है उसके बढ़ते हुए क्रम में आपको उसको व्यवस्थित करना है सभी को। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेडियो तरंगों की। और सबसे ज़्यादा कम किसकी होती है? गामा की। तो रेडियो सबसे आगे आ जाएगा, गामा सबसे बाद में आ जाएगा। दो बीच में आ गई। अब अगर आपको नहीं पता तो बीच में आप कुछ भी लिख देंगे, एग्जामिनर ज़्यादा तक नहीं चेक करता, वो आगे पीछे ज़्यादा देखता है। देखो, रेडियो तरंगे आती, फिर इससे कम होती माइक्रो की, फिर इससे कम होती है अवरक्त की, फिर दृश्य की, फिर परावैंगनी की, फिर एक्स की, और सबसे कम होती है गामा की। तो ये जो एक सीक्वेंस है इसे आप याद कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, अपने ट्रिक के अनुसार याद कर सकते हैं जिससे आप याद रख पाएं। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है नाविक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? जो नाविक होता है इसकी एक बंधन ऊर्जा होती है, उससे आप क्या समझते हैं या उससे क्या तात्पर्य है? तो देखो, किसी नाविक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है, कोई भी नाविक है उसकी जो बंधन ऊर्जा होती है वह बाह्य ऊर्जा होती है जो नाविक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। देखो, किसी भी नाविक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है, वह बाह्य ऊर्जा है जो नाविक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग करने के लिए आवश्यक होती है, अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, या फिर उनको बांधे रखने के लिए आवश्यक होती है, जो नाविक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। किसी नाविक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाविक उतना ही अधिक स्थायी होगा, क्योंकि वो उसको टाइटली बांधे रहेंगी, इससे वो अलग नहीं हो पाएंगे। या एक इतनी ऊर्जा जिससे किसी भी नाविक को अलग किया जा सके वो भी नाविक की बंधन ऊर्जा ही कहलाएगी। और जिस नाविक की जितनी बंधन ऊर्जा अधिक होती है वो उतना ही अधिक स्टेबल होता है, अधिक स्थायी होता है। ठीक है, बंधन ऊर्जा तथा नाविक के स्थायित्व में संबंध बताओ। जो नाविक की बंधन ऊर्जा होती है और उसका जो स्थायित्व होता है उसमें आपको संबंध बताना है। एक लाइन आप यहाँ से पढ़ लो, किसी भी नाविक की बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाविक उतना ही अधिक स्थायी होगा। वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई। देखो, बंधन ऊर्जा नाविक के स्थायित्व के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात जिस परमाणु के नाविक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितनी अधिक होता है परमाणु उतना ही अधिक स्थायी होता है। यानी कि परमाणु की अगर बंधन ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी वो परमाणु उतना ही अधिक स्टेबल होगा, स्थायी होगा। ठीक है, अगला नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं या नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। देखो,
जब किसी भारी नाविक पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट होते हैं या टकराते हैं, जब कोई भी एक भारी नाविक है उस पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन संघट्ट होते हैं तो वह नाविक लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाविकों में टूट जाता है। तो वो जो नाविक बड़ा वाला होता है आप इसके लिए यूरेनियम मान सकते हैं। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है और द्रव्यमान संख्या 235 शायद, हाँ 235 होती है। 92U235 यूरेनियम होता है। बहुत बड़ा नाविक है, उसको में जब उस पर तीव्रगामी न्यूट्रॉन टकराते हैं तो वह नाविक लगभग 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाविकों में टूट जाता है। तथा इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान क्षति होती है, इस प्रक्रिया हुई, इसमें द्रव्यमान क्षति हुई यानी कि द्रव्यमान का लॉस हुआ। वह द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, ऊर्जा समीकरण जो है उसके अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित होकर, ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वो जो द्रव्यमान क्षति वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? ऊर्जा में। तो इस प्रकार भारी नाविक के टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगर हम इसमें देखो, ये तीव्रगामी न्यूट्रॉन इस पर टकरा रहे 92U235 पर यूरेनियम से, तो ये सारी चीजें बन रही है, उसमें कई सारी बहुत ज्यादा ऊर्जा भी निकल रही है, ऊर्जा भी लॉस हो रही है। तो ये जो नाभिकीय विखंडन का एक समीकरण है, इसे भी आप याद रख लेंगे ताकि अगर समीकरण बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाता है तो आप उसे भी इजिली से लिख पाएंगे। ठीक है, आई होप आपके सारे क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से अगर आप समझ लेते हैं तो ये भी क्वेश्चन अति लघुत्तरी में ज्यादा पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर में, तो इनको समझेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी घटना होती है? देखो बच्चों, जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनमें कौन सी घटना होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की घटना ही होती है, उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम बताओ। जो ठोस होते हैं उसमें उपस्थित जो ऊर्जा बैंड होते हैं उनके आपको नाम बताना है। तो देखो, ठोस जो होते हैं उनमें चालन बैंड तथा संयोजी बैंड ठोसों में ऊर्जा बैंड होते हैं। जो चालन बैंड होते हैं या फिर संयोजी बैंड होते हैं, ये ठोसों में उपस्थित जो है ऊर्जा बैंड है, इनको आप नाम याद रख लेंगे। ठीक है, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में, एन टाइप और पी टाइप जो अर्धचालक होते हैं इनमें आवेश वाहक कौन कौन होते हैं? इनमें आवेश वाहक जो हैं वो कौन कौन होते हैं? तो देखो, एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो एन टाइप होता है उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा पी टाइप में कोटर आवेश वाहक होते हैं। एन टाइप जो होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं, वहीं पर जो पी टाइप होते हैं उनमें जो कोटर होते हैं वो आवेश वाहक होते हैं। ठीक है, अगला है पीएन संधि डायोड में अपक्षय परत से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो पीएन संधि डायोड है उसमें एक अपक्षय नामक परत होती है, उससे आप क्या समझते हैं? पीएन संधि डायोड में पीएन संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चालनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं रहती है। देखो, पीएन संधि जो होता है या पीएन संधि डायोड भी कह सकते हैं कि दोनों ओर वह परत, इसके दोनों ओर वह परत जिसमें चालनशील आवेश जो होते हैं उनके वाहकों, चालनशील आवेश वाहक जो होते हैं उनकी उपस्थिति नहीं रहती है, अपक्षय परत कहलाती है। इसलिए आप याद रखेंगे, यानी कि पीएन संधि डायोड के दोनों ओर की वह परत जिसमें चालनशील आवेश वाहक जो होते हैं उनकी आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं रहती, अपक्षय परत कहलाती है। तो आई होप बच्चों इस वीडियो में हमने आपको जो भी क्वेश्चंस बताए हैं एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इनमें से किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज बच्चों आप डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ लेना, हम उनका जवाब आपको जरूर दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप डेफिनेटली पूछिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम और बेहतरीन धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।